हेलो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मेरा बेसिक पर्पस ये है कि मैं आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहता हूं कि अगर आप कल्पा, चितकुल घूमने जाना चाहते हैं दिल्ली से, चंडीगढ़ से, तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हुए किस तरीके से अपने टूर को आसान बना सकते हैं। अभी रिसेंटली मैं टूर करने गया था चितकुल का, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। चितकुल का जो डिस्टेंस है वो दिल्ली से तकरीबन 595 किलोमीटर है। तो मैं किस तरीके से अपनी जर्नी को मैंने प्रोग्रेस किया था, कैसे मैं घूमा था, तो वो सब इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा। अभी जून के मंथ के अंदर मैं चितकुल घूमने गया। चितकुल हिमाचल प्रदेश में स्थित एक टूरिस्ट प्लेस है। ये लास्ट बॉर्डर पॉइंट भी है, जो कि हमारा इंडो तिब्बत बॉर्डर पॉइंट लगता है। उसके जस्ट साथ में सारा तिब्बत है। तो ये कैसे आपको अपनी जर्नी प्लान करनी है, कैसे आपको घूमना है, क्या क्या प्लेसेस देखने हैं, कैसी आपकी आइटनरी होगी, वो क्योंकि मैं खुद अभी होके आया हूँ तो मैं आप लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। मैंने अपनी जर्नी शुरू करी थी दिल्ली से, दिल्ली के आईएसबीटी से। यहाँ से मैं गया था चंडीगढ़ के लिए, क्योंकि आपको जो रूट पकड़ना पड़ेगा उसमें चंडीगढ़ आएगा ही आएगा। तो मैं चंडीगढ़ गया और मैं चंडीगढ़ पहुंच गया था तकरीबन 11:30 बजे के करीब दिन में। उसके बाद मैं चंडीगढ़ घूमा था। तो अगर आप चाहें तो चंडीगढ़ भी घूम सकते हैं। चंडीगढ़ भी एक अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, जहाँ पे आप कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताता हूँ, जो कि आप इजीली घूम सकते हैं। जैसे कि नेकचंद साहब का जो रॉक म्यूज़ियम है, वो एक मस्ट टूरिस्ट प्लेस, विजिटिंग प्लेस है। उसके साथ में ही जस्ट सिचुएटेड है सुखना लेक। सुखना लेक भी एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आप अपना 1.5-2 घंटे इजीली बिता सकते हैं। और अगर आप अक्टूबर से लेके मार्च के मंथ तक जाते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत मतलब पीसफुल रहेगा आपके लिए, और जो क्लाइमेट होगा वो भी आपके लिए सूटेबल होगा। जो रॉक म्यूज़ियम है वो तो एक मस्ट विजिट प्लेस है ही। एक बड़ा अच्छा पॉइंट है जो कि आपको खुद भी देखना चाहिए, बच्चों को भी दिखाना चाहिए। और उसके अलावा मैं इस बार गया था जापानीज़ पार्क में। मैं गया था जून के मंथ में, फ्लावर्स वगैरह नहीं थे, लेकिन अगर आप अक्टूबर से लेके मार्च के मंथ में जाएंगे तो पार्क्स वगैरह तो हमेशा से ही अच्छे रहते हैं घूमने के लिए। तो आप जापानीज़ पार्क जा सकते हैं। आप इलांटे मॉल है वहाँ पे जा सकते हैं, वहाँ पे अपना टाइम अच्छा स्पेंड कर सकते हैं। सो अब मैं आपको लेके चलता हूँ। अगर आपने जाना है चितकुल तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो आप दिल्ली से डायरेक्ट रिकांगपिओ की बस पकड़ सकते हैं। जो दिल्ली से रिकांगपिओ की बस चलती हैं वो चलेगी। दो तरीके की बसेस हैं, एक प्राइवेट बस है और एक सरकारी बस है। जिंग बस ने अपनी एक बस निकाली है जो कि दिल्ली से रिकांगपिओ चलती है, रात को 11:30 बजे चलती है, और वो दिन में 3:40 के करीब आपको उतार देगी रिकांगपिओ पे। अदरवाइज़ आप हिमाचल रोडवेज़ की बस भी ले सकते हैं, जो कि रात को 8:10 पे चलती है। हिमाचल रोडवेज़ की बस का किराया तकरीबन 1182 रुपये है और जिंक बस का किराया 2828 रुपये है। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी कंफर्ट के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। चितकुल जाने के लिए आपको रिकांगपिओ जाना ही पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट कोई बस चितकुल के लिए है नहीं। आप दूसरा ऑप्शन ये भी है, जैसे जो मैंने यूज़ किया था, मैंने आपको बताया कि मैं चंडीगढ़ घूमने के लिए गया था। चंडीगढ़ से कई सारी बसेस हैं जो कि आपको रिकांगपिओ लेके जाएंगी। चंडीगढ़ से रिकांगपिओ की बस सुबह चलती है 4:40 पे, फिर सुबह 6:05 पे, फिर शाम को चलती है 4:50 पे, शाम के 5:50 पे, फिर 6 बजे और 7 बजे। तो काफ़ी सारे ऑल्टरनेटिव्स आपको मिल जाएंगे। जैसा प्लान मैंने किया था उस हिसाब से मैं दिन में घूमा था चंडीगढ़, और उसके बाद मैंने शाम की 4 बज के, जो मैंने आपको बताई, 50 मिनट की मैंने बस पकड़ ली थी रिकांगपिओ के लिए। तो ऑर्डिनरी बसेस भी मिलती हैं रिकांगपिओ के लिए, और जो डीलक्स सेमी डीलक्स बसेस चलती हैं जिसमें केवल सीट रिक्लाइनर होती है, तो उस तरीके की बसेस भी आपको मिल जाएंगी रिकांगपिओ जाने के लिए। रिकांगपिओ किन्नौर ज़िले का कैपिटल है। तो वहाँ रिकांगपिओ आपको जाना ही पड़ेगा अगर आपको चितकुल जाना है, क्योंकि अगर आप बस से जा रहे हैं, ऑर्डिनरी बस से जा रहे हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर रहे हैं, तो रिकांगपिओ जाना पड़ेगा। अगर आप अपनी गाड़ी से भी जा रहे हैं तब भी आपको रिकांगपिओ जाना ही पड़ेगा, क्योंकि रास्ते में ये रूट यही है। अब बसेस जो हैं वो यूजुअली वो सोलन, नारकंडा, रामपुर बुशहर, उसके बाद रिकांगपिओ, इस रूट से ही जाती हैं। तो आपको जो कन्वीनियंट रहे आप उस तरीके का पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं। बसेस आपको दिल्ली में आईएसबीटी से मिल जाएगी, और रिकांगपिओ में सेक्टर 43 के बस अड्डे से आपको रिकांगपिओ के लिए बस मिल जाएगी। अब रही बात, आप जब रिकांगपिओ पहुंच जाएंगे
तो रिकांगपिओ पहुंच के मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, मैं सुबह सुबह पहुंच गया था 6 बज के तकरीबन 40 मिनट पे। अर्ली मॉर्निंग 6:40 पे मैं रिकांगपिओ पहुंचा। अब जो बसेस चलती हैं चितकुल के लिए, वो अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाते हैं जो कि सरकारी है हिमाचल रोडवेज से, तो वो दो बसेस चलती हैं 9:30 पे और दोपहर को 12:30 पे। लेकिन मैंने अपनी वीडियोस में भी बताया था, जो कि वहीं जाके मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि प्राइवेट बसेस भी हैं जो कि इस ड्यूरेशन के दौरान चलती है। आपको वहाँ जाके पता करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको टाइम बताता हूँ। जो मैंने उन ड्राइवर साहब से पूछा था, सुबह 8 बजे आपको रिकांगपिओ बस अड्डे के बाहर से, जो कि कल्पा से पीछे से आ रही होती है बस, वो आपको रिकांगपिओ से लेके चितकुल लेके जा सकती है। तो अगर आप जल्दी पहुँच जाते हैं तो आप 8 बजे की बस वहाँ से रिकांगपिओ बस अड्डे के बाहर से पकड़ कर आप चितकुल जा सकते हैं। अदरवाइज़ आप रिकांगपिओ में घूम सकते हैं। रिकांगपिओ में घूमने के लिए, टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे कोई भी टूरिस्ट पॉइंट मिला नहीं था। ठीक है, एक माउंटेन प्लेस है, एक एनवायरनमेंट है, किन्नर कैलाश आपको दिखेगा। अदरवाइज़ वहाँ पे कोई रेस्टोरेंट ऐसा खास नहीं है। मुझे कोई होटल भी ऐसा नहीं मिला जिसमें जो कि मैं रिकमेंड कर सकूँ। लेकिन फिर भी ठीक है, वो एक हॉल्ट है, आपको हॉल्ट तो लेना ही पड़ेगा। आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं रिकांगपिओ में, और उसके बाद जो आप बस पकड़ सकते हैं, तो आप या तो प्राइवेट बस जो मैंने आपको बताया वो पकड़ सकते हैं, अदरवाइज़ आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो सुबह 9:30 और 12:30 सरकारी बस चलती है, आप वो पकड़ कर चितकुल जा सकते हैं। अब चितकुल का जो डिस्टेंस है रिकांगपिओ से, वो मैं अगर आपको बताऊं तो वो तकरीबन 64 किलोमीटर्स है। तकरीबन तकरीबन 3 घंटे के करीब डिस्टेंस आपको लगेगा ही लगेगा। अब जो प्लेसेस आएंगे बीच में, रिकांगपिओ आएगा, करचम आएगा, सांगला पे बस रुकती है हमारी, तकरीबन आधे घंटे का हॉल्ट ड्राइवर साहब ने लिया था। फिर रक्षम है जो कि लास्ट पॉइंट है, चितकुल से पहले लास्ट विलेज है, और फिर लास्ट में आ जाता है चितकुल। अब कई लोग सांगला वैली में भी रुकते हैं। दिल्ली से सांगला के लिए बसेस भी चलती हैं, लेकिन वो ओकेजनल है। अ, आप देखेंगे कुछ मंथ्स होते हैं जिसमें वो बसेस चलती हैं, अदरवाइज़ आप पूरे साल उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन सांगला भी एक पॉइंट है, अगर आप चितकुल तक नहीं जाना चाहते, आप पहले रुकना चाहते हैं, तो सांगला बड़ा पीसफुल है। सांगला वैली अपने आप में बड़ी मशहूर है। तो जो रोड की कंडीशन मैं आपको बताऊं, तो रोड की कंडीशन बिलो एवरेज है। रोड कई जगह से टूटी हुई है, कई जगह से बहुत स्मूथ है बस। तो आपका जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 3 साढ़े 3 घंटे में कवर हो जाएगा। आप अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आते हैं तब भी 3 साढ़े 3 घंटे में, अगर आप गाड़ियों से जाते हैं तो आपका शायद 15-20 मिनट थोड़ा बच जाए। अदरवाइज़ इतना डिस्टेंस और इतना टाइम तो आपको लगेगा ही लगेगा, क्योंकि पहाड़ों के ऊपर ट्रैफिक जैम हो जाता है, और जो स्पीड है वो आप पिकअप नहीं कर सकते, आपको पता ही है। अब हम जब चितकुल पहुंच जाएंगे, तो चितकुल हम पहुंचते हैं तकरीबन तकरीबन 3 बजे के करीब। उसके बाद आप एडवांस में अगर बुकिंग करके आके आना चाहते हैं, तो आपके पास कई ऑप्शंस हैं। आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। जॉस्टल है जो कि जहाँ बस हॉल्ट करती है उससे हार्डली 100 मीटर्स के डिस्टेंस के ऊपर ही है। कुछ होम स्टेज हैं, कुछ होटल्स हैं जो कि आप ऑनलाइन बुक करके जा सकते हैं। मैंने ऑफलाइन बुकिंग करी थी, वहीं जाके बुक करा था, मेरे को ईजिली 1000 रुपये मिल गया था, जबकि पीक सीज़न था। और होटल भी अच्छा था, वहाँ से व्यू अच्छा आ रहा था, रूम से व्यू अच्छा आ रहा था। होटल के अंदर ही खाना मिल जाता है। रेस्टोरेंट चितकुल में आपको एक भी रेस्टोरेंट नहीं मिलेगा। आप जिस होटल में रुकेंगे आपको वहीं पे ही खाना खाना होगा। अदरवाइज़ केवल और केवल चिप्स कोल्ड ड्रिंक की दुकान है वहाँ पे, रेस्टोरेंट वहाँ पे कोई भी नहीं है। तो अब आप जब चितकुल में पहुँच जाएंगे, आपने बुकिंग करा ली है, आपने अपना लगेज रखा और आप अपने रूम में रेस्ट करेंगे थोड़ी देर। उसके बाद आप शाम को क्या कर सकते हैं, आप साथ में बसपा नदी है, आप वहाँ पे जाके अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। शाम को बड़ी अच्छी हवा चलती है, आप फ़ोटोज़ खिंचवा सकते हैं, आप रील्स बना सकते हैं, आप रिलैक्स कर सकते हैं नदी के पास। अगर आपने जो अपना टेंट ले रखा है वो नदी के पास ही है, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपके सामने ही रिवर है। अदरवाइज़ अगर आपने होटल ले रखा है, हॉस्टल ले रखा है, कोई रूम ले रखा है, तो आप फिर वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर ही आप बसपा नदी के पास जाके बैठ सकते हैं। शाम वहाँ पे होगी तकरीबन जो जिस तरीके का आप मंथ में जा रहे हैं उस हिसाब से रोशनी जल्दी भी ख़त्म हो सकती है, अगर सर्दियों का मंथ है। और अगर आप गर्मियों में जा रहे हैं तो रोशनी 7 बजे तक भी रह सकती है। चितकुल थोड़ी हाइट के ऊपर है, जैसा कि आपको पता ही है, तो चितकुल हाइट पे है तो आपकी ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा डाउन होगा। लेकिन फिर भी इतनी हाइट पे नहीं है कि आपको स्ट्रॉलिंग करने में, वॉक करने में कोई दिक्कत आए। आप हवा वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्लीन है इंडिया के अंदर।
आईआईटी जो है उसने एक स्टडी करी थी कि इंडिया में सबसे ज़्यादा हवा कहाँ क्लीन है। अब आप देखिए उसमें कश्मीर भी आ सकता था, नॉर्थ ईस्ट भी आ सकता था, हमारा साउथ इंडिया के अंदर भी हवा बहुत क्लियर होती है, लेकिन चित्रकूट के अंदर वर्ल्ड इंडिया की सबसे क्लीनेस्ट एयर पाई जाती है। और ये चीज़ मैंने महसूस भी करी, क्योंकि मैं आपको एकदम बताता हूँ एक बात, कि मैं जब चित्रकूट से वापस रिकांगपिओ आ रहा था, तो जब रिकांगपिओ में आया तो मुझे हवा के अंदर डिफरेंस लगा। हालांकि रिकांगपिओ खुद एक पहाड़ी इलाका है, लेकिन वहाँ पे आकर मेरे को ऐसा लगा कि जैसे हवा के अंदर कुछ डिफरेंस आ गया। तो चित्रकूट में आप देखिएगा कि मतलब कितनी मतलब क्लीन एयर होगी। तो सच में चित्रकूट में हवा बहुत साफ़ है। अब आपने नदी के किनारे, बसपा नदी के किनारे टाइम स्पेंड किया, आपने वॉक करी। अब शाम के टाइम पे आप होटल में आ सकते हैं। होटल में आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, वेज नॉन वेज सब कुछ मिल जाता है वहाँ पे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी आपको। आप रात आराम से स्पेंड कीजिए। नेक्स्ट दिन अब आपने जब उठना है तो आपने क्या कर सकते हैं आप लोग, जो जो जिस चीज़ के लिए लोग बेसिकली चित्रकूट में जाते हैं, चित्रकूट विलेज देखने के लिए। चित्रकूट विलेज जो है वो तकरीबन 400-500 साल पुराना सिस्टम, आज भी लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी कल्चर को बनाए रखे हुए हैं। आप वहाँ पहुँच के आपको ये लगेगा कि मैं तकरीबन 400-500 साल पीछे चला गया। जो जिस तरीके के घर वहाँ पे लक्कड़ के बने हुए हैं, जिस तरीके की सादगी लोगों के अंदर है, जो भोलापन है, वो आपको वहाँ देखने को मिलेगा। हालाँकि अब वक़्त के साथ लोगों ने इम्प्रोवाइज़ अपने आप को किया है। कुछ डिश टीवी वगैरह घर के आस-पास लगाए हुए हैं, सोलर पैनल्स लगा लिए हैं। तो इम्प्रोवाइज़ेशन तो हुआ है वक़्त के साथ-साथ, लोगों के हाथ में मोबाइल भी देखने को मिले हैं। लेकिन आज की डेट में भी वो लोग अभी भी वो कल्चर पुराना मेंटेन किए हुए हैं। जो आटा चक्की एक मैंने आपको दिखाई थी जिसके अंदर कि पानी से आटा चक्की चल रही थी, तो वो कल्चर अब कहाँ देखने को मिल रहा है आपको, कहीं देखने को नहीं मिलता। तो ये एक पॉइंट है जो कि आप बेसिकली देखेंगे और जो आपको देख कर भी अच्छा लगेगा। अब आपने तकरीबन वो विलेज देख लिया, ब्रेकफास्ट कर लिया, उसके बाद अब जो बसेस का मैं आपको बताऊं, जो सरकारी बस है वो तकरीबन 1.5-2 के करीब चलती है, और जो प्राइवेट बस है एक वो पहले आती है। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप रिकांगपिओ से आएंगे, अगर आप प्राइवेट बस पकड़ते हैं जो कि सुबह 8 बजे चलती है, तो वो चित्रकूट तकरीबन आपको 12-1 बजे के करीब पहुँचा देगी। तो वही बस जो है वो 15-20 मिनट का हॉल्ट लेके वही बस फिर वापस चलती है कल्पा के लिए। अब चित्रकूट आपने देख लिया, उस बस में आप जा सकते हैं डायरेक्ट कल्पा के लिए, जैसा कि मैंने करने की कोशिश करी थी, लेकिन किसी रीजंस की वजह से, जाम वगैरह लगने की वजह से मैं नहीं कर पाया था। तो रात को मैं रिकांगपिओ के अंदर रुका था। अब आप उसी बस में कल्पा भी जा सकते हैं। कल्पा के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। अगर आप कल्पा जाते हैं तो कल्पा एक बहुत सुंदर टूरिस्ट प्लेस है, और ये रिकांगपिओ से हार्डली 5 किलोमीटर्स के डिस्टेंस के ऊपर है। रिकांगपिओ से अगर आप कल्पा जाना चाहते हैं, अगर आप केवल और केवल कल्पा ही जाना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, रिकांगपिओ से हर 1 घंटे के अंदर एक बस चलती है जो कि कल्पा जाती है। तो आप रिकांगपिओ से कल्पा डायरेक्ट जो रोडवेज की बस है उसका इस्तेमाल करके जा सकते हैं। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हैं, कैब चलती हैं वहाँ पे जो कि आपसे 500 रुपीज़ के करीब कॉस्ट करेगी आपको, आपको डायरेक्ट वो होटल पे उतार देगी। अगर आपके पास फैमिली है, अगर आप फैमिली के साथ हैं, अगर आप तो आप कैब का इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप सोलो टूर कर रहे हैं तो आप बस का यूज़ कर सकते हैं, और बस का किराया मात्र 25 रुपये है। तो आप कल्पा जा सकते हैं। कल्पा जो है वो बहुत ही साफ सुथरा, बिल्कुल शांत, और मतलब वहाँ से आपको जो किन्नर कैलाश का दृश्य दिखेगा वो आपको रिकांगपिओ से भी नहीं दिखेगा। किन्नर कैलाश का साक्षात दर्शन आपको कल्पा से ही दिखेगा। वहाँ पे सनराइज़, वहाँ पे सनसेट का जो बेहतरीन नज़ारा आपको देखने को मिलेगा वो आपको रिकांगपिओ से नहीं मिलेगा। कल्पा लोग बेसिकली इस वजह से ही जाते हैं कि आप वहाँ पे किन्नर कैलाश देख सकते हैं, आप वहाँ पे सनराइज़ सनसेट जो है वो बहुत सुंदर होता है, और बहुत ही पीसफुल जगह है। तो वहाँ पे आपको एप्पल की खेती देखने को मिलेगी, वहाँ पे आपको नारायण नागिन देव टेम्पल देखने को मिलेगा। अब नारायण नागिन देव टेम्पल के बारे में मैं आपको बताऊं, नारायण नागिन देव टेम्पल के अंदर एक रूल है कि आप किन्नौरी कैप पहने बिना अंदर नहीं जा सकते। ये जो टेम्पल है बुद्धिज्म और हिंदुज़्म का अमालगमेशन है, क्योंकि कल्पा के अंदर बुद्धिस्ट लोग भी रहते हैं, हिंदू लोग भी रहते हैं, तो ये एक संस्कृति का मिलना है। इस नारायण देव टेम्पल के अंदर बहुत सुंदर टेम्पल है।
बहुत ही मतलब प्राचीन टेम्पल है और अभी तक वो प्राचीनता बनाए रखी हुई है। आप टेम्पल के अंदर जा सकते हैं, आप गर्भगृह के अंदर नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पे जाना अलाउड नहीं है। आप टेम्पल के अंदर जा सकते हैं, वहाँ से आप बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री के अंदर जा सकते हैं। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री जो है वो आग में एक बार जल गई थी, लेकिन वो फिर भी रिक्रिएट करी आम लोगों ने वहाँ पे मिलजुल के, और बहुत अच्छा लगा मेरे को वहाँ पे जाकर। फॉर ए चेंज जब मैं गया तो किन्नौरी लिटरेचर फेस्टिवल चल रहा था। अब वहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। काफ़ी बढ़िया लोग हैं किन्नौर के, अपने लिटरेचर को बनाए रखने के लिए, अपने लिटरेचर को चलाए रखने की उनकी बहुत ज़्यादा इच्छा है। और उसके लिए ये सेकंड किन्नौरी लिटरेचर फेस्टिवल चलाया गया था। इस लिटरेचर फेस्टिवल में जो वहाँ के जो टूरिज़्म मिनिस्टर हैं वो भी आए थे। काफ़ी रिनाउंड पर्सनैलिटी हैं, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है उनको अपने किन्नौरी कल्चर के बारे में, और उनकी बातों से ये लग रहा था कि मतलब वो कितने ज़्यादा अटैच हैं अपने कल्चर को लेके, और कितनी ज़्यादा प्रोग्रेसिव हैं, कितना ज़्यादा सोच रखते हैं कि हम हमारा जो कल्चर है वो आगे बढ़ना चाहिए। सो किन्नौरी लिटरेचर फेस्टिवल तो मैं पहुंच गया था। अगर आप नहीं भी पहुंचते वहाँ पे तो आप विलेज के अंदर आराम से घूम सकते हैं, स्ट्रोल कर सकते हैं। हवा आप देखिएगा कितनी साफ़ है वहाँ पे, शांति कितनी ज़्यादा है, लोग कितने अच्छे हैं वहाँ पे। अब मैं आपको बताऊं कि कल्पा के अंदर आपको रेस्टोरेंट, मैं क्या बोलूँ, ज़ीरो के करीब मिलेंगे आपको। रिकांगपियो में फिर भी आपको एक दो रेस्टोरेंट ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पे आप खा सकते हो, लेकिन कल्पा में कोई रेस्टोरेंट मेरे को देखने को नहीं मिला। कल्पा में कोई माल रोड नहीं है, चितकुल में भी कोई माल रोड नहीं है, और रिकांगपियो तो एक सिटी मात्र है। तो आप ये मत समझिएगा कि यहाँ पे आपको कोई मॉल रोड मिलेगी, कोई भी आपको ऐसी शॉप नहीं मिलेगी, बिल्कुल लोकल लोग होंगे। आप एक्सपेक्टेशन इतनी हाई मत करके जाइएगा। तो मुझे वहाँ पे कोई रेस्टोरेंट नहीं मिला एज सच। हाँ, ढाबे हैं जहाँ पे आप खाना खा सकते हैं, जहाँ पे आप पेट भरने मात्र खाना खा सकते हैं। होम स्टेज हैं, वो आपको अच्छा खाना बना के खिला देंगे जैसा आप चाहते हैं। लेकिन आप ये मत समझिएगा कि आप बाहर निकलेंगे तो आप को अलग अलग खाने की चीज़ें मिलेंगी। ऐसा ऐसा नहीं है, इस तरीके से नहीं है। ये एक्सपेक्टेशन लेके मत जाइएगा। जब वापसी आपको आना होगा तो आप कल्पा से रिकांगपियो ही आएंगे, क्योंकि दिल्ली के लिए डायरेक्ट बस आपको कल्पा से नहीं मिलेगी। सो आप रिकांगपियो आइए। अब रिकांगपियो से जब आप आते हैं तो आप या तो चंडीगढ़ आएंगे या दिल्ली आएंगे। अगर आप चंडीगढ़ आते हैं तो रिकांगपियो से चंडीगढ़ के लिए बसेस मैं आपको बताऊँ सुबह 6 बजे चलती है, उसके बाद 11:30 बजे, और लास्ट बस जो चलती है वो दोपहर को 1:40 पर चलती है। और अगर आप रिकांगपियो से दिल्ली आना चाहते हैं तो आपके लिए केवल एक ही ऑप्शन है, जो कि 11:30 बजे बस चलती है, सुबह 6:30 के करीब आपको उतार देगी। मैंने क्या किया था, मैं क्योंकि लिटरेचर फेस्टिवल में थोड़ा सा बिजी हो गया था, तो इस वजह से मैंने जो है वो चंडीगढ़ के लिए बस लास्ट बस जो 1:40 की है वो मैंने कर ली थी। तो आराम से आप 1:40 पे आप मेरे को बस ने उतार दिया था। तकरीबन सुबह 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 3 बजे उठा रहा था, ये थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। फिर वहाँ से फिर मैंने बस पकड़ी थी अपनी दिल्ली के लिए। तो अगर आप चाहते हैं डायरेक्ट बस पकड़ना तो आप रिकांगपियो से दिल्ली आ सकते हैं। अगर आप चंडीगढ़ जाना चाहते हैं तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो टाइमिंग आपको सूट करेगी उस टाइमिंग के हिसाब से आप दिल्ली आ सकते हैं। सो ये मैंने जो अपनी मेरी टूर था, मैं चाह रहा था कि मैं जिन लोगों ने मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं लेकिन वो कल्पा या चितकुल का टूर प्लान करना चाह रहे हैं, उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उन लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। ये जो एक्सपीरियंस मैंने गेन किया था वो एक्सपीरियंस मैं आप लोगों तक शेयर करना चाह रहा था। बाकी दिक्कत मुझे किसी तरीके की नहीं हुई। एक दो पॉइंट मैं आपको चितकुल के अंदर थोड़े से एनेक्डोट्स दे दूँ, वहाँ पे नेट वगैरह नहीं चलता है। आपके पास जियो का कनेक्शन है तो चल रहा है, बीएसएनएल का कनेक्शन है तो चल रहा है। अगर आपके पास एयरटेल वोडाफोन है तो आपको नेट में दिक्कत आएगी, आप पेटीएम नहीं कर पाएंगे, आप ऑनलाइन नेट नहीं यूज़ कर पाएंगे। तो आप उस हिसाब से तैयारी करके जाइएगा। अदरवाइज रिकांगपियो में पूरा नेट आता है, कल्पा के अंदर भी पूरा नेट आता है, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। बड़ा अच्छा आपका टूर बीतेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों से फिर मिलूँगा नेक्स्ट जनवरी के बाद। मैं आपको फिर उसकी इन्फॉर्मेशन दूंगा। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम, गुड बाय, टेक केयर, सायनारा।